नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बरसात के मौसम में मौज मस्ती और पिकनिक आम बात है, लेकिन इस मौज मस्ती के चक्कर में लापरवाही मौत का सबब बन सकती है। जोधपुर में लगातार बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में झरनों में निखार आ गया है, जिसके बाद पर्यटन के लिए लोगों का आना तेज हुआ है। मंडोर इलाके के बेरी गंगा की पहाड़ियों से भी बहते झरने का मनोहर दृश्य अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन कई बार लापरवाही इस मौज मस्ती पर भारी पड़ती है। इसी लापरवाही ने मथानिया के जितेंद्र मेघवाल की जान ले ली। घटना का वीडियो फुटेज सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 दोस्त झरने से बहते पानी के जमा होने की जगह पर कूदते हैं। इनमें से दोस्त उस कुंड को पार कर लेते हैं, जबकि जितेंद्र मेघवाल कुंड में बनी झाड़ियों के बीच में ही फंस जाता है। वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए मशक्कत करता नजर आता है। उसके दोस्त उसे बचाने के लिए आते भी हैं, लेकिन तब तक जितेंद्र डूब जाता है। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने जितेंद्र के शव को ढूंढ निकाला, लेकिन ये वीडियो एक सबक देता है कि मौज मस्ती में जान की बाजी मत लगाइए। सावन की बारिश के साथ ही प्रदेश भर के शहरों में जलभराव की शिकायतें सामने आने लगी हैं। जोधपुर में तो तबाही ही मची हुई है। राजधानी जयपुर में भी जलभराव की समस्या जनजीवन पर भारी पड़ रही है। हर साल की तरह बारिश के कारण इस साल भी गुलाबी शहर की नालियां दरिया बनती नजर आई, तो सड़कों पर समंदर दिखा। निचले इलाकों में जलभराव तो आम बात है, लेकिन शहर की मुख्य सड़कें भी दरिया बन गयी। शहर में बारिश से पहले समय पर नाले नालियों की सफाई नहीं होना, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम में खामियां होना और वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होना एक बड़ा कारण है। जयपुर के परकोटा क्षेत्र में पानी की निकासी का हेरिटेज सिस्टम मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो वहीं जयपुर के ग्रेटर निगम इलाकों में तेज बारिश के बाद विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड, टोंक फाटक समेत विभिन्न क्षेत्र में जलभराव देखने को मिलता है, जिसमें हादसों की आशंका बनी रहती है। हर बार बारिश के समय होने वाली इन समस्या को लेकर नगर निगम की कोशिशें रंग नहीं लाती हैं, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े शहर में जल निकासी को लेकर कोई बेहतरीन प्लान नहीं है। निगम निश्चित रूप से रेस्पॉन्सिबल है। ये जनप्रतिनिधियों की संस्था है। स्थानीय सरकार के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम कांग्रेस सरकार से सहयोग मांगेंगे, उनको अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो भी बड़े मन से जयपुर की समस्या के समाधान के लिए आगे आए। सड़क पर गड्ढे या फिर गड्ढों में सड़क, कोटपुतली की सड़कें इस कदर बदहाल हो चुकी हैं कि ये जान पाना मुश्किल हो रहा है। चौलाई मोड़ से मोहनपुरा जाने वाली सड़क की हालत तो बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। सड़क पर बने गड्ढों में इतना पानी भरा हुआ है कि गड्ढे की गहराई तक पता नहीं चल पा रहा, लेकिन जाना तो सड़क से ही है। ऐसे में लोगों की जान हलक में अटकी रहती है। सड़कों की हालत इस बारिश के सीजन में ऐसी हुई है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इस रोड से आवाजाही करने वाले लोग पिछले कई सालों से ये दंश झेलते आ रहे हैं। लोग सड़क की बदहाली दूर करने के लिए जिम्मेदारों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। हालात ये है कि 1 दर्जन से अधिक गाँव के लोगों को सड़क पर बने समंदर से ही गुजरना पड़ता है। गांव के छात्रों के सामने तो पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ चुकी है। खराब रास्ते का हवाला देकर निजी स्कूलों ने बसें भेजनी भी बंद कर दी हैं। इसके अलावा मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी सावन तो जमकर बरसा नहीं है, भादो आना भी बाकी है। मतलब बारिश के दौर की तो महज शुरुआत ही हुई है, लेकिन कोटा में जैसे हालात बने हैं, उन हालात ने कोटा नगर और नगर निगम की दावों की पोल खोलकर रख दी। बरसात के एक ही झटके ने कोटा नयापुरा पुरानी चंबल पुलिया को उखाड़ कर रख दिया है, तो वहीं तकरीबन 1000 करोड़ की लागत से बन रहे चंबल रिवर फ्रंट पर भी लाखों का नुकसान हुआ। बीते दिनों पानी की ज्यादा आवक होने की वजह से कोटा बैराज के 11 गेट 5 फीट तक खोल दिए गए। 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की गई, जिसका नतीजा तस्वीरें बयां कर रही हैं। चंबल पुलिया उखड़ चुकी है और चंबल रिवर फ्रंट में काम कर रही मशीनें चंबल में विसर्जित हो चुकी हैं। बावजूद इसके न्यास सबक सीखने को तैयार नहीं है।
जगह जगह से खस्ता हाल हो रहे रोड पर फैले कीचड़ के बीच चलने को मजबूर लोग। ये नजारा है पिपलिया गांव से निकल रहे स्टेट हाईवे 34 का, जिसके रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की जद में आने से सड़क मरम्मत की स्वीकृति नहीं मिल पाने से जगह जगह गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिनमें बरसात के दौरान पानी भर गया है। ऐसे में सोच सकते हैं कि इस रोड से गुजरने वाले लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोग इस सड़क पर हादसे का शिकार हो चुके हैं। इलाके के लोग पीडब्ल्यूडी से लेकर एसडीएम, कलेक्टर, विधायक, सांसद से अनेकों बार गुहार लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, सड़क को लेकर कई बार चक्का जाम भी कर चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। जो मोटरसाइकिल आती है वो रपट पड़ता है। रोड की समस्या पूरी दिखा दी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। हमारे बच्चा बच्ची पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, स्कूलें आधा किलोमीटर दूरी पे ही है। बहुत समस्या है। बच्चा बच्ची पढ़ जाओ तो बस्ता लेके उसको उठाने वाला भी नहीं है। हमारी उनसे बात चल रही है, यदि वो किसी तरह से ये तैयार हो जाते हैं कि हमारी जो पुलियाएँ हैं उनसे टाइगर्स या जो भी जंगली जानवर हैं वो पास हो जाएंगे, इस तरह की अनुमति दे देते हैं, तो निकट भविष्य में अनुमति आने पे लगभग 1 साल हमको काम में लगेगा। यदि कोई अनुमति आती है NTCA से और नेशनल वाइल्ड लाइफ से, तो हम ये कार्य कर पाएंगे। स्कूल में ज्ञान की गंगा बहाते हैं और फिर नदी नालों की लहरों में फंस गए तो बच्चों को सुरक्षित भी निकालते हैं। दोहरे कर्तव्यों को निभाते इन शिक्षकों की ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से आई है, जहां बरसाती नाले में फंसे छात्राओं को शिक्षकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर सुरक्षित निकाला। दरअसल इन दिनों पूरे उत्तराखंड में मानसून की जोरदार बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में उत्तरकाशी के भंडारस्यू पट्टी के मंजगांव में बरसाती नाले में उफान आ गया और इसमें फंस गई इंटर कॉलेज की कई छात्राएं। लेकिन कॉलेज के शिक्षकों ने अपनी सूझबूझ से एक छात्रों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। बता दें, बरसात के दिनों में इस इंटर कॉलेज में पहुंचने के लिए छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई गाँव के छात्रों को तो 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पूरे देश में मानसून की जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैदान से पहाड़ तक पानी का प्रहार देखने को मिल रहा है और मानसून की मेहरबानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में भी मानसून जोरों पर है। भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बारिश के कारण कई इलाकों का संपर्क भी कट गया है। प्रदेश के उत्तरकाशी में भी भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। बारिश के कारण जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर बंदरकोट के पास पहाड़ों से लगातार पत्थर गिरने से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया और आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। बुधवार से जारी लैंडस्लाइड और पत्थरों का गिरना लगातार जारी है, जिसके कारण हाईवे पर आवाजाही बार बार बाधित हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने देवीधार सुकर्णाधार बाईपास से वाहनों की आवाजाही शुरू करा दी है। बच्चों का भविष्य देखें या उनकी जान की चिंता करें, डूंगरपुर के लोगों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। देखिए, सरकारी स्कूल की इस बिल्डिंग को ऐसे में क्या कोई भी आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेगा? ये स्कूल भवन है जिले के चीखली ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागवा का, जहां स्कूल की बिल्डिंग जड़ हो चुका है, जिसके कारण स्कूल प्रबंधन को स्कूल चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बजट के अभाव में तत्काल काम कराने में थोड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। हमने तत्काल ADPC कार्यालय डूंगरपुर को इसका पत्र रिमूव भेजा गया है और BDO साहब चिखली को भी निवेदन किया गया है। बारां में पुलिस ने एक ट्रक से 25 गोवंश को मुक्त कराया। इस मामले में पुलिस ने 4 गोवंश तस्करों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गौ सेवकों ने गो तस्करी की खबर पाने के बाद झालावाड़ की तरफ से आ रहे एक ट्रक का पीछा किया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर NH 27 पर फतेहपुर टोल पर लगे बैरियर को तोड़ते हुए तेज रफ्तार से किशनगंज की तरफ भाग निकला, जिसकी सूचना गौ सेवकों ने किशनगंज थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने हाईवे पर बैरिकेड्स लगाकर ट्रक को पकड़ लिया। पकड़े गए ट्रक को बांसधुनी गौशाला ले जाया गया, जहां पर पुलिस और गौ सेवकों ने ट्रक में ऊपर से भरी हुई आलू की बोरियों को निकाला। ट्रक के भीतर 24 जिंदा गोवंश और एक मृत अवस्था में मिला। ट्रक में 5 अलग अलग नंबर प्लेट्स भी मिली है।
किशनगंज थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से तस्करी को लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से छात्र संगठनों में उत्साह दिखने लगा है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन अब छात्र संगठनों की लगातार मांग पर नए सत्र में छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा के बाद श्रीगंगानगर के छात्र नेता काफी उत्साहित हैं, लेकिन कॉलेजों में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनावी तैयारियों में जुटे छात्र संगठन और छात्र नेता संपर्क करने में जुट गए हैं, ताकि चुनावों के दौरान छात्र मतदाताओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना सकें। श्रीगंगानगर के BR अम्बेडकर महाविद्यालय में भी चुनावी सरगर्मियां दिखने लगी हैं। चुनाव में 2-2 हाथ करने को तैयार छात्र नेता छात्रों से संपर्क में जुट गए हैं और छात्र हितों के मुद्दे को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। BR अम्बेडकर महाविद्यालय में छात्रावास का पुनर्निर्माण एक अहम मुद्दा है, तो बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, छात्राओं को भयमुक्त और सुरक्षित माहौल बनाने समेत कई मुद्दे भी छाए रहेंगे। वैसे तो जैसलमेर के एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट और 2 जेट की हवाई सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन ऑफ सीजन के कारण फिलहाल हवाई सेवाएं बंद हैं। लेकिन आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए स्पाइस जेट ने जैसलमेर से देश की राजधानी दिल्ली, प्रदेश की राजधानी जयपुर और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए 30 अक्टूबर से बुकिंग शुरू की है। हालांकि अभी तक स्पाइस जेट ने अपना विंटर शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सोमवार को विंटर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हालांकि स्पाइस जेट की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो गई है, जिसके अनुसार 30 अक्टूबर से जैसलमेर फिर से हवाई सेवाओं से जुड़ जाएगा। बता दें कि जैसलमेर में हर साल ऑफ सीजन के शुरू होने के साथ ही हवाई सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी स्पाइस जेट ने ऑफ सीजन शुरू होने के साथ ही हवाई सेवाओं को बंद कर दिया था। इसके बाद विंटर शेड्यूल जारी कर हवाई सेवाओं को फिर से सुचारू किया जाएगा। बहुत ही खुशी का समाचार जो देखने को मिला कि पिछले काफी समय से बंद पड़ी हवाई सेवाएं अब जैसलमेर में शुरू हो रही है। पर्यटक तो आने शुरू हो गए। रक्षाबंधन नजदीक है। भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रति के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार हमारी परंपरा में विशिष्ट स्थान रखता है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं, तो भाई भी अपने प्राण देकर भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। वैसे तो इस त्योहार पर बहनें अपने भाई के घर जाती हैं और उनकी कलाई में राखी बांधती हैं, लेकिन जो बहनें अपने भाइयों से दूर हैं, वो डाक के जरिए या फिर कुरियर के जरिए अपने भाइयों को राखियां भेजती हैं। बहनों की राखियां सही सलामत उनके भाइयों तक पहुंच जाए, इसको लेकर डाक विभाग ने देश भर की बहनों को एक अनूठा तोहफा दिया है। जी हां, डाकघर ने वाटर प्रूफ लिफाफे के रूप में ये तोहफा दिया है, जिसके बाद बहनें अब वाटर प्रूफ लिफाफे में राखी को सुरक्षित भेज सकेंगी। इस वाटर प्रूफ लिफाफे की कीमत सिर्फ 10 रुपए चुकानी होगी। ये लिफाफा देश के हर डाकघर पर उपलब्ध होगा। भीलवाड़ा शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए पेट्रोल पंप संचालक ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और सरस डेयरी के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई है, जिसके तहत पेट्रोल पंप पर आने वाले ग्राहकों से सरस डेयरी दूध की थैली लाने पर पेट्रोल में डिस्काउंट दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप संचालक अशोक कुमार मुंदड़ा ने कहा कि 1 जुलाई से जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है, उससे वो काफी प्रभावित हुए और एक प्लान बनाया कि किस तरह इसमें सहयोग किया जाए। इसको लेकर सरस डेयरी के साथ प्लान तैयार किया और 1 लीटर दूध की थैली पर पेट्रोल खरीद में 1 रुपए का डिस्काउंट देने का निर्णय लिया। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण मंडल से मिलकर ये प्रस्ताव दिया तो उन्होंने इसकी सराहना की। इस योजना को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और काफी बड़ी संख्या में थैलियां जमा हो गई हैं।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कट्टा ने कहा कि इस योजना से पर्यावरण संरक्षण में काफी मदद मिलेगी। तमाम विपरीत हालात के बावजूद राजस्थान में राष्ट्रीय पशु टाइगर की तादाद में इजाफा हो रहा है। हालांकि देश भर में टाइगर असेसमेंटेशन की रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रदेश में अब टाइगरों की तादाद बढ़कर 100 के आसपास पहुंच चुकी है। मतलब साफ है कि टाइगर खुद जिंदा रहना चाहते हैं। टाइगर जिंदा रह सके, इसको लेकर राजस्थान में मिशन 2030 तैयार किया गया है, जिसमें आजादी के पहले प्रदेश में 500 बाघों वाले सुनहरे दिन फिर से लाए जाएं। प्रदेश में 4 नए टाइगर रिजर्व तैयार करने थे, उनमें से एक रामगढ़ विषधारी शुरू हो चुका है और 3 और नए टाइगर रिजर्व बनाने हैं। राजस्थान में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या रणथंभौर में है। रणथंभौर में बाघों की तादाद 75 को पार कर चुकी है और ये तादाद रणथंभौर की क्षमता से ज्यादा है। बाघों की तादाद बढ़ने से वहां से बाघ आबादी का रुख भी करने लगे हैं और दूसरे जंगलों की ओर भी रुख कर रहे हैं। अपन जो एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व हैं उनमें ही इनको और अधिक स्थान दें ताकि वहाँ एडजस्ट हो सकें। दूसरी यह वो है कि नए क्षेत्र खोजे जाएं। झुंझुनू के खेतड़ी वन्य अभयारण्य सालों पहले बाघों के रहने का एक उपयुक्त स्थान हुआ करता था, लेकिन फिलहाल यहाँ से बाघों का बसेरा खत्म हो चुका है। ऐसे में अरावली की पहाड़ियों में बने अभयारण्य में बाघों का पुनर्वास किया जाए तो इलाका एक बार फिर बाघों से गुलजार हो सकता है। एसीएफ गुलजारी लाल ने बताया कि ये सच बात है कि वर्षों पहले खेतड़ी के जंगलों में बाघ रहा करते थे, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ 1 दर्जन के करीब पैंथर हैं। यदि उनके रहने के लिए उपयुक्त संसाधन जुटाए जाएं, तो एक बार यहाँ पर बाघ संरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि दरअसल खेतड़ी वन्य अभयारण्य की पहाड़ियों में जूली फ्लोरा अत्यधिक मात्रा में है, जो बाघों के संरक्षण में बड़ी बाधा है। इन कटीली झाड़ियों के कारण घास फूस भी नहीं उग पाती है, जिसके कारण खरगोश, चिंकारा, चीतल, सांबर जैसी शाकाहारी जीव जंतु नहीं रह पाते हैं, जो बाघ का पसंदीदा भोजन होते हैं। खेतड़ी जो पुराने बाघों की शरण स्थली रहा है, कालांतर में कुछ विशेष कारणों से इसमें बाघ धीरे धीरे होके अलुप्त हो गए हैं। वर्तमान समय में वन्य जीव कंजर्वेशन, उसी की धारणा पर वन्य जीव कंजर्वेशन घोषित करके पैंथर कंजर्वेशन रिजर्व तक इसको अपडेट कर लिया गया है। मार्केटिंग और विज्ञापन के अभाव में कुछ गांवों में ही सिमट कर रह गए राजस्थान हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और खादी के कामगारों के उत्पाद को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने की कोशिश उद्योग विभाग ने शुरू कर दी है। विभाग अब इन उत्पादों को जल्द ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर कई ई-कॉमर्स कंपनी अपना प्रेजेंटेशन विभाग के आला अधिकारियों को दे चुकी है। अभी तक सरकार इन उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए नई कदम उठा चुकी है। इसे लेकर अलग अलग शहरों में कई एक्सक्लूसिव स्टोर्स भी खोले गए हैं, लेकिन अब बदलते दौर में इन उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी हो रही है। इनके हमने प्रेजेंटेशंस देखे हैं कि ये किस प्रकार की सुविधाएं हमारे आर्टिजन्स और वीवर्स को दे सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, क्या किस तरह की इनकी पॉलिसीज़ हैं और दूसरे स्टेट्स में किस प्रकार का अनुभव रहा है। तो कुल मिला के एक प्रकार का हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं कि कैसे इन ई प्लेटफॉर्म्स के साथ हमारे लोग जुड़ सकते हैं। सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा करने में उत्तराखंड के जवानों का कोई जोड़ नहीं है। यही कारण है कि सेना की अग्निपथ योजना को लेकर भी प्रदेश के युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश के उत्तरकाशी के युवा अग्निवीर बनने का सपना लिए मैदान में जोर आजमाइश में जुटे हैं और उनके सपनों को उड़ान दे रहे हैं। भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी चंद्रमोहन युवाओं को सुबह शाम फ्री सेवा दे रहे हैं, जिससे युवाओं को बेहतर तैयारी का मौका मिल रहा है। चंद्रमोहन का कहना है कि वो युवाओं को भर्ती की तैयारी तो करवा ही रहे हैं, साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने का भी पाठ पढ़ा रहे हैं।
पूर्व फौजी की ट्रेनिंग में युवा पूरे जोश और खरोश के साथ अग्निवीर बनकर देश सेवा की तैयारियों में जुटे हैं। तकरीबन 120 जो स्टूडेंट हैं हमारे पास, जिनको हम तैयार कर रहे हैं, और एक भर्ती के लिए भी है, और एक सर दूसरा मकसद है कि एक बच्चे को एकत्रित उसका दिमाग को एक शांत रखना, एक नशा मुक्त केंद्रित जगह भी उसको जो है नशा ना करे, गलत चीज में ना पड़े, उनको एकत्रित करने के लिए ये चीज हम चला रहे हैं। पुणे की 7 साल की देशना नाहर ने एक बार में 20 कारों के नीचे स्केट करने वाले सबसे तेज व्यक्ति के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। उसने 14 साल की चीनी लड़की के बनाए गए रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया। पुणे में खेले गए स्केटिंग प्रतियोगिता में देशना ने 20 कारों के नीचे स्केटिंग करके 193 फीट की दूरी को 13 मिनट 74 सेकंड में पूरा की। इससे पहले 2015 में 14 साल की चीनी लड़की ने 14 मिनट 15 सेकंड में समान दूरी तय कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। देशना के पिता आदित्य नाहर ने कहा कि देशना को स्केटिंग से बेहद ही लगाव है। वो पिछले 2 सालों से स्केटिंग सीख रही हैं और पिछले 6 महीनों से वो लंबे स्केटिंग में रिकॉर्ड भी तैयार कर रही थी। इस दौरान उनके कोच ने उनका काफी साथ दिया और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया। बता दें कि देशना ने देश भर में कई स्पर्धाओं में भाग लिया है और कई स्केटिंग प्रतियोगिता में 40 पदक और करीब 16 सर्टिफिकेट जीत चुकी हैं। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल हिमाचल प्रदेश के चिंतापूर्णी में श्रावण अष्टमी मेला विधिवत रूप से शुरू हो गया है। मेले के पहले ही दिन श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ा। मेले को लेकर मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्रावण अष्टमी मेले के पहले ही दिन शुक्रवार को माता रानी की पवित्र पिंडी के दर्शन करने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन पर्ची सिस्टम के जरिए ही दर्शन करवा रहा है। वहीं मेले के दौरान कोविड नियमों की भी पालना करवाई जा रही है। मेले के दौरान सुरक्षा के लिए करीब 500 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मेले के पहले दिन सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने माता की पवित्र पिंडी के दर्शन किए। श्रद्धालुओं से की सुविधा के लिए हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरह की कोई अननेसेसरी ट्रैफिक जैम और गाड़ियां जो हैं वहां पे ना लगें, और रास्ता क्योंकि उसमें काफ़ी लोग आते रहते हैं, कई महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, विकलांग लोग, सभी तरह के लोग जो हैं वहां विजिट करते हैं माता जी के दरबार में। गुलाबी नगरी में उस समय गंगा जमुनी तहजीब साकार हो उठी जब दरगाह मीर जी के बाग में भक्ति की रसधारा बहने लगी। दरगाह मीर जी का बाग में इस बार उर्स के दौरान ध्रुपद गायन हुआ और कुरान ख्वानी के साथ साथ कृष्ण और राम भक्ति के भजन भी सुनने को मिले। देश में बढ़ रही नफरतों को कम करने के लिए दरगाह मीर जी का बाग की ओर से ये पहल की गई, जिसमें दरगाह पर उर्स में हर साल होने वाले कार्यक्रमों के अलावा इस बार क्लासिकल संगीत का कार्यक्रम अलग से रखा गया। इसमें विश्व विख्यात संगीतकों ने भक्ति रस की धारा बहा दी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।